हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट सिविक्स से पहला चैप्टर लेकर के आया हूं, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। तो टॉपिक आरंभ करने से पहले मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अजीत सर ऑनलाइन कोचिंग और मेरा ब्लॉग है www.historyonline.co.in, जहाँ पे आप बहुत सारी सामग्रियाँ आप अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं टॉपिक की ओर चलता हूँ। आज का जो टॉपिक था सत्ता की साझेदारी, इसके अंतर्गत हम आज जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे विधायिका के बारे में, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो तीन सत्ता के जो मुख्य केंद्र हैं, इसका विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पहले राजा महाराजा शासन करते थे तो उनके शब्द ही उनके कानून होते थे और मात्र चंद 10 से 12 लोग जो है देश की पूरी शासन व्यवस्था चलाते थे। जनता की बातें जो है उनकी तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन जब से लोकतंत्र की व्यवस्था आई है तब से जनता की भागीदारी बढ़ी है और लोग चाहते हैं कि इस लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो, और यह हमेशा कारगर भी रहा है। लेकिन कैसे कारगर रहा है और क्यों जरूरी है सत्ता की साझेदारी, आइए सबसे पहले दो कहानियों के माध्यम से उसका हम अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे। पहली कहानी बेल्जियम के बारे में है और दूसरी कहानी श्रीलंका के बारे में है। तो सबसे पहले हम बेल्जियम की बात करेंगे। जैसा कि आप मानचित्र में यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेल्जियम है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। लेकिन यहाँ पे क्यों इसका उदाहरण दिया गया है, इसको भली भांति जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, कहता है बेल्जियम यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है जो हरियाणा राज्य से भी छोटा है, जिसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है। इस देश की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यह हमारे भारत देश के हरियाणा प्रांत से भी छोटा है। इसकी बनावट भी अद्भुत है। इसकी जातीय बनावट को हम लोग देखते हैं। देश की कुल आबादी का 59% जो है हिस्सा जो है फ्लैमिश इलाके में रहता है। तो फ्लेमिश इलाका क्या है? जो है डच भाषी। ठीक है, डच भाषी जो आप देख रहे हैं ये येलो कलर में, ये डच भाषी के लोग रहते हैं। फ्लेमिश इलाका है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो डच बोलते हैं। दूसरी आबादी जो है 40% आबादी जो है विलोनिया क्षेत्र में रहता है और यहाँ पे फ्रेंच बोलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये विलोनिया का इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग फ्रेंच बोलते हैं। कहता है 1% आबादी जर्मन भी बोलता है। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। ये देखिए अजीब संजोग है ना। देश की कुल आबादी में सबसे अधिक डच हैं, लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। मतलब वहाँ अधिकार क्षेत्र फ्रेंचों का ज़्यादा है ब्रुसेल्स राजधानी में, जबकि 20% डच भाषा है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में डच बोलने वालों की संख्या अधिक है और फ्रेंच बोलने वाले की संख्या कम है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो फ्रेंच हैं वो ज़्यादा यहाँ पे समृद्ध हैं डचों के मुकाबले। चलते हैं हम लोग। कहता है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग डचों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध, शिक्षित और ताकतवर रहे हैं। देश में डचों की आबादी अधिक है और फ्रेंच लोगों से ज़्यादा समृद्ध भी नहीं है। परिणामतः 1950 और 1960 के दशक में दोनों के बीच तनाव टकराव का कारण बन गया। मतलब फ्रेंच लोग फ्रेंच लोगों की संख्या कम है, इसके बावजूद वो समृद्ध हैं। लेकिन डचों की संख्या अधिक है, इसके बावजूद वह जो है समृद्ध नहीं है। इसके कारण दोनों के बीच अपने अधिकारों को लेकर के टकराव भी हुए हैं। लेकिन अब इन टकरावों को हमेशा जारी रखना जो है एक देश के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। उसकी शासन व्यवस्था के लिए खतरनाक होती है, उसकी समृद्धता के लिए खतरनाक होती है। यहाँ तक कि वहाँ जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुँचता है। तो वैसी स्थिति में बेल्जियम ने मिलजुल करके लोगों ने एक समझदारी की। वो क्या समझदारी है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। बेल्जियम ने डच एवं फ्रेंच के बीच टकराव को दूर करने के लिए 1970 से 1993 के बीच 4 संवैधानिक संशोधन किए। इसके द्वारा अपनाए गए मॉडल इस प्रकार हैं। उन्होंने एक मॉडल नियम बनाया। वो नियम क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार में फ्रेंच और डच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। तो केंद्र की जो सरकार बनेगी, बेल्जियम की टोटल जनता जो चुनेगी, उसमें फ्रेंच और डच भाषी जो है दोनों की संख्या समान होगी।
कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो, मतलब एक राय बननी जरूरी है। इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग को एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों के अधीन कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। मतलब केंद्रीय सरकार की जो शक्तियां थी वो राज्य सरकारों को दे दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की बातों को अवमानना करते हुए वह देश के खिलाफ कोई काम करेगा, ऐसी ही बात नहीं है। लेकिन जो शक्तियां हैं, जो उनके पावर हैं काम करने का, वो केंद्रीय सरकार से लेकर के राज्य सरकारों को दी गई है। ब्रुसेल्स में अलग प्रकार की सरकार है, इसमें डच और फ्रेंच दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। मतलब एक केंद्र पूरे देश लेवल पे एक सरकार है, उसके बाद वह देश कई राज्यों में बटा है तो वहाँ की एक सरकार है। इसके अलावा ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है। मतलब ब्रुसेल्स जो राजधानी है वहाँ पे चूंकि डचों की संख्या वहाँ पे कम है और फ्रेंच भाषी की संख्या अधिक है, इसलिए फिर भी दोनों को समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है और वहाँ पे एक अलग सरकार बनी हुई है। दोनों सरकारों के अलावा एक तीसरी भी सरकार है, वो है सामुदायिक सरकार। कहता है कि इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, चाहे वह जहाँ रहे हों। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर ध्यान देती है। तो ये इस तरीके से जो है 3 या 4 प्रकार की सरकारें बना दी है, सरकारें बना दी हैं। ये इनका एक विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कि वो देश से के खिलाफ कोई निर्णय ले सकते हैं या पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। जो भी निर्णय लेंगे वो जनता के हित में लेंगे। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी ने गृह युद्ध के टकराव को टाल दिया। इसी वजह से यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में बनाया गया है। तो ब्रुसेल्स जो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी है और बेल्जियम की राजधानी भी है। अब चूंकि बेल्जियम ने इतनी समझदारी से काम लिया है, इतनी अच्छी शासन व्यवस्था को, अपने मॉडल को अपनाया है अपने देश के लिए, तो यूरोपीय देशों के लिए यह एक मॉडल के रूप में है। इसीलिए यहाँ पे यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया है। तो ये यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, वहाँ का दृश्य। चलिए नेक्स्ट चल। कहता है श्रीलंका की कहानी। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, बिल्कुल जब भारत का मानचित्र आप देखेंगे तो नीचे जो है लटका हुआ एक द्वीप दिखेगा आपको, हैं, तमिलनाडु से बिल्कुल नीचे। तो हमारा और भारत और श्रीलंका के बीच में ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं, धार्मिक संबंध भी रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के देखते हैं ये जातीय बनावट। यहाँ पे सिंहली लोग 74% हैं। यहाँ पे जो सिंहली लोग हैं वो आप देख रहे हैं इस येलो कलर में, यहाँ पे ज़्यादातर 74% इनकी आबादी जो है सिंहलियों की है। तमिल 18% श्रीलंकाई तमिल है और भारतीय तमिल 5% है। ईसाई 7% है और अन्य 1% है। बहुसंख्यक की नीति और टकराव। एक तो पहले हमने कहानी देख लिया बेल्जियम की, अब दूसरी कहानी हम लोग श्रीलंका की देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर पहले भी ब्रिटेन का शासन था। 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। सिंहली समुदाय के बहुसंख्यक नेताओं ने शासन पर प्रभुत्व जमाया। चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं इस मैप के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि सबसे अधिक संख्या में सिंहली लोग रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि तमिलों की संख्या और अन्य लोगों की संख्या चूंकि कम है, इसीलिए पूरे देश पर इनका अपना प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक कर लिया और अपना प्रभुत्व जमा लिया। 1956 में कानून बनाकर सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया। विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में तमिलों की उपेक्षा कर सिंहलियों की प्राथमिकता देने की नीति चलाई। चूंकि उनकी संख्या अधिक है इसलिए वो अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहते थे और तमिलों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते थे। सरकार ने बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देने लगी, जबकि तमिल लोग हिंदू थे और कुछ तमिल मुस्लिम थे। तो तमिलों को यह अच्छा नहीं लगा। सिंहलियों और तमिलों का टकराव। उपयुक्त नीतियों के कारण तमिलों ने अपने अधिकारों के लिए राजनीतिक दल बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर के संघर्ष किया। मतलब इनकी जो बुनियादी जो अधिकार थे तमिलों की, वो सिंहली और श्रीलंका की सरकार से यह मांग की कि भाई तमिल को भी राजभाषा बनाई जाए और क्षेत्रीय स्वायत्तता उनको दी जाए, कुछ अधिकार उनको भी दिए जाएं, विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए, शिक्षा रोजगार में उनको समान अवसर मुहैया कराया जाए। इसको लेकर के उन्होंने श्रीलंका सरकार से संघर्ष किया। 1980 के दशक के उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल ईलम सरकार बनाने को लेकर अनेक संगठन बने। तो उत्तर पूर्वी, तो ये सिंहली ये जो भाग है यहाँ पे तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक ईलम सरकार, तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग की, है ना। इसी के कारण यहाँ पे जो है LTT का भी गठन हुआ, जिसमें श्रीलंका में गृह युद्ध भी आरंभ हुआ। यह संघर्ष जो है
2009 में खत्म हुआ। गृहयुद्ध जो आरंभ हुआ श्रीलंका में, चूंकि सिंहली जो लोग थे, जो वहाँ के प्रभुत्व वर्ग था, वो तमिलों को अधिकार नहीं देना चाह रहे थे और तमिल चाहते थे कि उन्हें भी जो है राजनीति में, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से समान अवसर मुहैया कराया जाए। इसलिए वो सरकार से अधिकार पाने के लिए कई संगठन के माध्यम से आंदोलन जो छेड़ रखा था, तो दोनों के बीच यह टकराव हो गया और अंततः यह गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया और यह संघर्ष अंततः जो है 2009 में खत्म हुआ। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 30 वर्षों का संघर्ष ये चलता रहा। आगे चलते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि श्रीलंका में चूंकि उन लोगों ने समझदारी से काम नहीं लिया, इसीलिए वहाँ पे गृह युद्ध हो गया। जबकि बेल्जियम में इतने जटिलता के बावजूद भी उन लोगों ने समझदारी से काम किया और वो गृह युद्ध टालने में सक्षम हो गए और एक मॉडल सरकार जो है उन्होंने दी। तो कहता है, अब सवाल उठता है कि इन दोनों कहानियों से हमारे पास जो निष्कर्ष निकलते हैं वो है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए सत्ता की साझेदारी। क्योंकि प्रत्येक देश में एक समुदाय के लोग नहीं रहते, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, इसलिए उनकी सारी की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती है, उनकी संस्कृति अलग होती है। तो इसलिए उनके बीच जो टकराव होता है उनको कम करने की जरूरत होती है, इसीलिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है। कहता है सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना होता है, सत्ता की साझेदारी से ये टकराव कम होते हैं। राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता को समाप्त किया जा सकता है। सत्ता की भागीदारी से सभी सामाजिक समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते रहते हैं। तो सत्ता की भागीदारी से सभी लोग जो है राजनीतिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और वो धीरे धीरे जो है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है, ताकि प्रत्येक सामाजिक समूहों को, सामुदायिक समूहों को और प्रत्येक नस्ल के लोगों को, प्रत्येक भाषा भाषी लोगों को राजनीति में और देश की एकता में उनका एक सहयोग बना रहे। सत्ता की साझेदारी के रूप में यदि हम देखते हैं तो शासन के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा होता है। मतलब अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम आगे पढ़ करके आपको बताते हैं। विधायिका कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाती है। मतलब देख लीजिए आप हैं, विधायिका कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाती है। कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, परंतु न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इस बात को समझिए कि सपोज डेट ये संसद है, इस संसद में हमारे देश की जनता जो है चुनाव में जीत करके अपने प्रतिनिधि को भेजती है, वह प्रतिनिधि विधायिका होती है। लेकिन इसी विधायिका में से कुछ सदस्य जो होते हैं वो सरकार बनाते हैं, अर्थात वो कार्यपालिका बन जाते हैं। तो उस कार्यपालिका को देश को चलाने का जो है अधिकार दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वो मनमाने तरीके से देश की शासन व्यवस्था को चलाए। इसके लिए विधायिका जो है कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। लेकिन हो सकता है कि चूंकि ये विधायिका से ही कार्यपालिका बनी है तो दोनों मिल सकते हैं, जो संविधान बना है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नया जो है इंस्टीट्यूशन बनाया गया, संस्थान बनाई गई, वो है न्यायपालिका। ये न्यायपालिका क्या करती है कि इस संसद के द्वारा बनाए गए कानून को और शासक कार्यपालिका के द्वारा जो वह कानून लागू किया जाता है उस पर ये विचार करती है कि क्या यह कानून बना है और यह कानून जो लागू होगा क्या वो जनता की भलाई के लिए है, क्या देश की एकता और अखंडता के लिए है, क्या किसी समुदाय का इससे जो है नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसको जो है ये न्यायपालिका बनाई गई है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र होती है और विधायिका भी अपने आप में स्वतंत्र होती है, लेकिन तीनों की कड़ी जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है और एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था। सरकार के बीच कई स्तरों पर सत्ता का विभाजन हो सकता है। सरकार जो है कई स्तरों पर अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करती है, जैसे केंद्रीय सरकार के अंतर्गत में राज्य सरकारें होती है, राज्य सरकार के अंतर्गत में सामुदायिक सरकार होती है या क्षेत्रीय सरकार होती है। तो ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। शासन में सभी सामाजिक समूहों को उचित भागीदारी दी जा सकती है। तो इसके लिए तभी हो सकता है जब केंद्रीय सरकार जो है राज्य सरकार या सामुदायिक सरकार या क्षेत्रीय सरकार में अपनी शक्तियों का विभाजन कर सके। दबाव समूह, नियमित चुनाव में दलों की सहभागिता सत्ता की साझेदारी के
रोप है। तो दबाव समूह क्या होता है? जैसे कोई अलग एक सामुदायिक समूह होते हैं, उस सामुदायिक समूह के अपनी अपनी समस्याएं होती है, तो वो सरकार पे दबाव डालती है अपने समूह की बेहतरी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि हमारे समूह सबसे अधिक ताकतवर है तो दूसरे समूह के को हम दबा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो सभी लोगों को लेकर के चलना होता है, यही होती है सत्ता की साझेदारी। अब इस माध्यम से आप देख सकते हैं सत्ता की साझेदारी को, कि एक केंद्रीय सरकार है, सपोज डेट भारत की केंद्रीय सरकार है, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार जो होती है वो कई राज्य सरकारों में बटी होती है। तो राज्य सरकार होगी, हमारे देश में 28 राज्य हैं तो 28 हो गए, फिर और केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इन दोनों का नियंत्रण केंद्रीय सरकार करते हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकार राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से दी गई है, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को दी गई है। अब राज्य सरकार के अंतर्गत में भी क्षेत्रीय सरकार होती है, स्वायत्त शासी परिषद होती है, स्थानीय सरकार होती है, सामुदायिक सरकार होती है। केंद्र शासित प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्रीय सरकार होती है, स्थानीय सरकार और सामुदायिक सरकार होती है। क्योंकि एक राज्य में जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही तरह के लोग हों, एक ही नस्ल के लोग हों, एक ही भाषा भाषी के लोग हों, एक ही तरह की समस्याएं हों, ठीक है। तो एक ही तरह की उनकी संस्कृति भी हो, इसीलिए उनको जिस तरीके के वहाँ पे राज्य सरकार के अंतर्गत में लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग जो मांगे होती है उनके अनुसार जो है वो सामुदायिक सरकार और स्वशासित परिषद का गठन करते हैं, जिसके कारण जो है सभी लोगों की भागीदारिता बनी रहे। तो यही है सत्ता की साझेदारी। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपने मेरा नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है अजीत सर ऑनलाइन कोचिंग और ब्लॉग है www.historyonline.co.in। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर लेकर के आएंगे।